चलिए बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पूरी देखनी है, तभी आपको वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर होगी। यदि आप इसको स्किप करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी सीखने के लिए, तो वो आपके लिए हो सकता है कि वो प्रॉपरली आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको वन बाय वन एक एक स्टेप समझाने की। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, चलिए बहुत जल्दी से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। आपको आगे इन फ्यूचर हो सकता है इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको समझने के लिए मिले। चलिए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है सबसे पहले समझते हैं कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कि कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो का डिफरेंस है ना। या फिर मैं इसे एक अदर लैंग्वेज में बोलूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द समरी ऑफ द कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट। तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का जो समरी है, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आए बच्चों? चलिए आगे चलते हैं इसी तरह। जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द समरी ऑफ द कैश पेमेंट एंड कैश रिसीप्ट। अब कैश फ्लो के अंदर आप देखेंगे कि या तो कैश इनफ्लो हो सकता है या कैश आउटफ्लो हो सकता है, तीसरा तो कोई तरीका नहीं है। तो जब कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि जब कंपनी में कैश इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैश इनफ्लो। उसी तरह जब कैश डिक्रीज हो जाएगा, किसका मतलब कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कब होगा? जब कैश कंपनी के पास रिसीव किया जा रहा है, वो कोई कोई भी वे हो सकता है, किसी भी एक्टिविटी के अंदर वो आ सकता है। इसी तरह जब वो पेमेंट कर रही है कंपनी, तो उससे कैश क्या हो रहा है? कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो रिसीव करने पे कैश इनफ्लो होगा और पेमेंट करने पे कैश आउटफ्लो होगा। रिसीव करने पे कैश इंक्रीज होता है और पेमेंट करने पर कैश डिक्रीज होता है। इसी तरह अब आगे पढ़ते हैं। देखो, कैश फ्लो पढ़ने से पहले आपको तीन एक्टिविटी बिल्कुल अच्छे से समझनी है। तो पहली एक्टिविटी होती है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि जैसे एक बिजनेस है और बिजनेस का जो मेन काम है, मेन कोर्स ऑफ एक्शन है, वो उससे जितना भी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, वो हमारा हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, इसी तरह जब फर्म या कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है एसेट्स के अंदर। ठीक है, इन्वेस्ट करती है एसेट्स के अंदर या सेल ऑफ करती है, तो उससे जितना कैश का फ्लो होता है, या इनफ्लो हो या आउटफ्लो, वो हमारा क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसी तरह फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है जब कैपिटल चेंज करता है, कैपिटल का कंपोजिशन चेंज करता है, लोन बोरो किया जाता है या रिपेमेंट की जाती है, तो ये सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी आती है। इन तीनों में ये खाली इतना सा ही पार्ट नहीं है जो मैंने आपको बोला, इसके अंदर मैं आपको अभी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा, उसमें देखना कि आपको इसमें खाली इतना नहीं, इससे प्लस करके कुछ है। तो वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कैश फ्लो को बनाने के दो मेथड होते हैं, या तो आप डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं या फिर इनडायरेक्ट मेथड। और जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो केवल और केवल इनडायरेक्ट मेथड है। तो मैं केवल आपको आपका टाइम खराब ना करते हुए आपको केवल इनडायरेक्ट मेथड की बातें बताऊंगा, और इनडायरेक्ट मेथड से ही हम आगे इसको सीखेंगे। आगे चलते हैं। कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड में कैसे होता है? सबसे पहले आता है, सबसे पहली एक्टिविटी जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हमारी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आप निकालते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या करंट ईयर का जितना भी प्रॉफिट है, उसके अंदर ऐड करते हैं जितना आपने ट्रांसफर का रीजन में, जितना आपने प्रपोज डिविडेंड डाला, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे हम क्या करते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं और लेस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर, इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाता है। इसके बाद आइटम टू बी एडिड होता है, कुछ आइटम ऐड होती है जो कि नॉन कैश होती है, जैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इशू करने में कोई भी आपने डिस्काउंट दिया है, वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन तीनों में ये जो हमारी नॉन टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स में यदि उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है,
उस वैल्यू को बोला जाता है एमोर्टाइजेशन या अमोर्टाइज्ड। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, यदि आपने कोई बोरो करा है या डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है वो। लॉस ऑन इशू ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में कोई हमारा नुकसान हुआ है वो सारा ऐड किया जाएगा। इसके बाद आता है आइटम टू बी डिडक्ट, क्या क्या आइटम हमारे डिडक्ट होने वाली है। इंटरेस्ट इनकम, यदि कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है वो डिडक्ट हो जाएगी। डिविडेंड इनकम कोई रिसीव हुई है वो डिडक्ट हो जाएगी। रेंटल इनकम, कोई रेंटल इनकम रिसीव हुई है वो डिडक्ट हो जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जब हम प्रॉफिट कमाते हैं फिक्स एसेट को बेच के, उस पे कोई इनकम रिसीव हो रही है या प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा। इसको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल घटाने से पहले का सारा प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम ऐड करते हैं वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यदि इंक्रीज होता है, यदि हमारे पास इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो हम उसको एड ऑन करेंगे। और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट को जब डिक्रीज होगा तो हम उसको ऐड करेंगे। इसी तरह लेस करने का आइटम होगा जब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो कम होगा। अब इंक्रीज होगी तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो हम उसको लेस करेंगे। ये ऐड लेस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल, हमारे पास ये वाला प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द, जितना टैक्स आज इस ड्यूरिंग द ईयर हमने पे किया है वो हमारा लेस हो जाता है। इसके बाद हमारे पास बचता है, यदि हमारे पास नेगेटिव इनकम आती है या नेगेटिव अमाउंट, यहाँ पर हमारा नेगेटिव अमाउंट होता है तो उसे बोला जाता है नेट कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यदि पॉजिटिव आंसर आता है तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाएगा। होपफुली कि आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ हो। चलिए जी, हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख चुके हैं, इसके बाद देखते हैं हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, बस आपको ये चीज चेक करनी है कि वो एसेट्स को परचेज किया गया है या एसेट्स को सेल किया गया है। यदि एसेट्स को परचेज किया गया है तो वो हम नेगेटिव अमाउंट लिखेंगे क्योंकि उससे हमारा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। और जब हम सेल करते हैं तो उससे कैश इनफ्लो होगा, इसको हम प्लस में रखते हैं। ठीक है। और ये एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यदि उस इन्वेस्टमेंट से यदि हमें कोई इनकम हो रही है, चाहे वो रेंटल इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो या किसी और तरह की एसेट से इनकम होने वाली है, उस इनकम को हम ऐड करते हैं। पर यहाँ पर दो चीज आप याद रखना कि यदि एसेट्स को बेचने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको यहाँ पर नहीं दिखाते, और लॉस हो रहा है वो भी आप यहाँ पर नहीं दिखाते। ये आपको याद रखना है कि लॉस और प्रॉफिट को यहाँ नहीं दिखाते। अब दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चे क्योंकि जब हम लॉस या प्रॉफिट दिखाते हैं, मान लो हमने लॉस दिखाया, मतलब हमने कोई एसेट्स है जो 1,000 की थी, हमने उसको 800 में बेच दिया, तो हमने ये 800 ही तो दिखाया होगा यहाँ पर सेल ऑफ एसेट्स में। तो जो 800 दिखा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली लॉस घटा हुआ है, तो हम दोबारा थोड़ी लॉस घटाएंगे। इसी तरह यदि हमने एक कोई अमाउंट, कोई एसेट्स 1,000 रुपए की थी, उसको हमने 1,200 रुपए का बेचा, तो हमने कितने का दिखाए गए, 1,200 का। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड है, तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाते, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है, यदि हम इनको सम अप करते हैं तो हमारे पास आता है नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ठीक है। यदि ये नेगेटिव बैलेंस में आता है तो हम कहते हैं नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। होपफुली यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं। इसी तरह हमारे पास और लास्ट एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में मैंने पहले ही बताया था, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपका जो लोन बोरोइंग है, उसमें जितना भी चेंज आएगा वो हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। तो मैंने यही लिखा है कि यदि आपने शेयर या डिवेंचर इश्यू करे, वो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर, मतलब पॉजिटिव बैलेंस आएगा। इसी तरह यदि आपने रिडम्पशन करा डिवेंचर का या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करा, वो हमारा नेगेटिव बैलेंस आएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, यदि हम यहाँ पर डिविडेंड पे करते हैं तो जो हमारा फाइनल डिविडेंड होता है पेड किया हुआ, वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा।
इसी तरह इंटरिम डिविडेंड वो भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, यदि डिवेंचर पे कोई इंटरेस्ट पेड किया है वो भी हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इसको मैंने पहले ही बताया था कि इसको हम फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं। तो फाइनेंशियल कॉस्ट यहाँ पर लिखी जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जब हम इसका सम अप करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कैश, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी यदि पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव बैलेंस आएगा तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी आएगा। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं इसी तरह। अब हमारे पास हम चेक करते हैं कि हमने जो तीनों एक्टिविटी करी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, दूसरा हमारा इन्वेस्टिंग थी, और तीसरा फाइनेंसिंग, उससे हमारा नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है। नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमें ये चेक करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है। उसको हम ऐड करेंगे अपने ऑपरेटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ। यदि हम इन दोनों का सम करते हैं और उसका बैलेंस हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आता है, तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ तक हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख चुके हैं। इसके बाद हम आगे का काम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।